तो निश्चित रूप से जब भी हम लोग मध्यकाल का अध्ययन कर रहे हैं, एक तरफ उत्तर भारत में जहां हम लोग दिल्ली सल्तनत का बखूबी अध्ययन कर रहे हैं, तो वहीं लगे हाथ दक्कन क्षेत्र में बहमनी और विजयनगर राज्य का भी अध्ययन करते हैं। विजयनगर राज्य के विषय में बहुत डिटेल में सारी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोग बहमनी साम्राज्य के ऊपर क्लास की शुरुआत करने चल रहे हैं और बहुत विस्तार से इस टॉपिक पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि आपकी आगामी परीक्षा में कोई भी प्रश्न एक आवे दो आवे, निश्चित रूप से वह आपकी पकड़ में होगा। कहानी की तरफ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक बार में दिमाग में सारी बातें स्थिर होती चली जाएंगी। बहमनी राज्य की जो स्थापना हो रही है वह हो रही है हसन गंगू के द्वारा। हसन या हसन गंगू के द्वारा, जिसे हम लोग जफर खां के नाम से भी जानते हैं। ये वही जफर खां हसन या हसन गंगू हैं जिन्हें हम लोग मुख्य रूप से अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जानते हैं। और जो वर्ष है वह वर्ष है 1347 का वर्ष, जब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इस नाम से हसन या हसन गंगू ने, जिनकी उपाधि जफर खां की भी थी, उनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक का नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत में शासन है। उसी समय काल में 1347 ईस्वी में दक्कन क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना की जा रही है। अब प्रश्न आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि भाई इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का अध्ययन तो हम लोग खूब बखूबी तरीके से करते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में ही एक अज्ञात सा व्यक्ति निकल करके आता है इतिहास में हसन या हसन गंगू के नाम से, और एक इतना प्रमुख राज्य साम्राज्य की स्थापना कर जाता है जिसे मोटे तौर पे हम लोग बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो भाई यह अज्ञात सा व्यक्ति अचानक से इतिहास में कहां से निकल करके आ गया, जिसके विषय में हम लोग पहले कुछ भी नहीं जानते हैं, और अचानक से एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1347 में दिल्ली सल्तनत से पृथक दक्कन क्षेत्र में बहमनी जैसे साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो पहले तो इस बात को समझें कि यह वाला जो क्षेत्र है, आपके सामने एक इमेज लगाया हुआ है, यह वाला जो क्षेत्र है ना, यही बहमनी क्षेत्र है। ये बहमनी क्षेत्र है पूरा का पूरा। ये जो पिंक कलर से आप देख रहे हैं ये बहमनी का क्षेत्र है, और बहमनी के ठीक नीचे यह जो ग्रीन कलर में एरिया आप देख रहे हैं, यह ग्रीन कलर वाला एरिया जो है ये विजयनगर का साम्राज्य है पूरा का पूरा। यह विजयनगर है। अब यहां पे कुछ स्थल हैं जो कि निश्चित रूप से आपको जानकारी में कर लेना चाहिए। उसके बाद जब स्थान दिमाग में हो जाए, भौगोलिक वस्तुएं आपके दिमाग में बन जाए, उसके बाद सारी बातों को क्रमवार तरीके से जब हम करना शुरू करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान सी दिखाई देंगी। अब यहाँ पे एक स्थान यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यह है बरार। कौन सा? यह बरार है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन समझ सकते हैं आप। एक बार स्पष्ट करेंगे, इतना तो दिखाई दे रहा है ना। यह जो एरिया लिखा हुआ है यह बरार लिखा हुआ है, बरार। और यहां वाला जो एरिया है यह लिखा हुआ है बीदर। दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूं, बीदर। जबकि ये सबसे उत्तर में यहां पे छोटा सा लिखा हुआ है बुरहानपुर। ये बुरहानपुर लिखा हुआ है। जबकि इसके ठीक दक्षिण में देवगिरी अर्थात दौलताबाद, ये देवगिरी लिखा हुआ है। और इसके ठीक नीचे देवगिरी के अहमदनगर, ये अहमदनगर का क्षेत्र है। अर्थात ये सारे क्षेत्र महाराष्ट्र से संबंधित है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया लिखा हुआ है यह ठीक बीदर के नीचे गोलकुंडा लिखा हुआ है, सॉरी गुलबर्गा लिखा हुआ है, और इसके ठीक बगल में यहाँ पे गोलकुंडा लिखा हुआ है। ये 4-5 स्थल हैं जो कि आपको दिमाग में कर लेना है, क्योंकि अभी जब हम लोग अध्ययन पे आगे बात को बढ़ाएंगे ना तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से रिपीट होंगी, और आपके दिमाग में अगर यह भौगोलिक पृष्ठभूमि ध्यान में है तो चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। फिर से कुछ स्थल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, फिर से एक बार आप देख लें। यह जो एरिया है यह बरार का एरिया है। फिर ये वाला जो एरिया है यह देवगिरी का एरिया है।
फिर यह जो एरिया है यह बीदर का एरिया है, और बीदर के ठीक नीचे ये जो पॉइंट है ये वाला, यह गुलबर्गा का एरिया है। आमतौर पे जब हम लोग बहमनी का इतिहास पढ़ते हैं तो बहमनी की राजधानी को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है कि बहमनी राजधानी कहां पर रही। तो शुरुआत में बहमनियों की राजधानी जो रही आरंभ में, वह गुलबर्गा में रही। कहां पे? गुलबर्गा में रही। और 1425 ईस्वी का वर्ष आता है, 1425, अहमद शाह एक राजा आएगा, अहमद शाह के शासन काल में यह राजधानी परिवर्तित होगा और गुलबर्गा से कहां चल जाएगा? ठीक नॉर्थ में बीदर वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कुछ स्थल है। बरार ये ध्यान में रख लेना है, यह जो बीदर है इसको ध्यान में रख लेना है, गुलबर्गा है इसको ध्यान में रख लेना है, और यह देवगिरी है इसको ध्यान में रख लेना है। फिलहाल जब बहमनी राज्य का अंतिम चरण आएगा और इस बहमनियों का पतन होगा, इस पतन के दौर में 5 प्रमुख राजवंश निकल करके आएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, बीदर में बरीद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बरार में इमाद शाही। क्यों भाई? ये तो पता ही होगा। यहां से भी इन राजवंशों को लेकर के भी प्रश्न पूछे हुए हैं, क्योंकि इतिहास में, विशेष रूप से मध्यकालीन इतिहास में, इन राजवंशों के कुछ प्रमुख राजा रहे हैं जिनके द्वारा कुछ प्रमुख ऐतिहासिक भूमिका का, विशेष रूप से कला स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है। बारी बारी से अब बात की शुरुआत करते हैं। बात की शुरुआत में मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि जब हम लोग बहमनी राज्य का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम निकल करके आता है जिसका नाम है हसन, या जिसे हम लोग हसन गंगू के नाम से जानते हैं। हसन या हसन गंगू, ये वही व्यक्ति है जो कि कालक्रमेण बहमनी राज्य की स्थापना करता है और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से अपनी ताजपोशी कराता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब यहां पे कुछ बातें हैं जो कि बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आखिर यह व्यक्ति है कौन जिसके द्वारा अचानक से बहमनी जैसे एक राज्य की स्थापना की जा रही है। अब जब हमें यह पता है कि यह एक मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की जा रही है, तो मुस्लिम राज्य है, इस्लामी राज्य है। हसन और हसन के साथ यह जो गंगू लगा हुआ है, इसको लेकर के भी एक रुचिकर कहानी है, उस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे। और यहाँ पे प्रश्न यह भी बनता है कि इसमें जो यह बहमन शब्द का प्रयोग हुआ है, यह बहमन शब्द कहां से आ रहा है, अर्थात बहमनी में जो बहमन शब्द का प्रयोग हो रहा है, यह बहमन शब्द कहां से आया हुआ है। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को अब ध्यान से देखने की शुरुआत करते हैं। देखेंगे जरा, यह जो हसन है ना, या हसन गंगू, ये बेसिकली है कौन? तो ये इसका संबंध है अमीरान ए सादाह से। अमीरान ए सादाह, यह एक ग्रुप है, सादाह, अमीरान ए सादाह। और लगातार यहां से इस शब्द को लेकर के भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। यह अमीरान ए सादाह है कौन? एक विदेशी अमीरों का ग्रुप है, एक विदेशी अमीरों का वर्ग है। क्या है ये? अमीरान सादा, विदेशी अमीरों का वर्ग है। अब ये विदेशी अमीरों का वर्ग अमीरान ए सादाह के नाम से क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे कहानी यह है, आपको यह जानकारी होगी कि जब दिल्ली सल्तनत में MBT का शासन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक प्रसार देखने को मिलता है। और लगातार एक प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की सीमा सर्वाधिक किस
सल्तनत के शासन काल में देखने को मिलती है। तो मेरे भाई, इस प्रश्न का बहुत ही सामान्य सा उत्तर होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की जो सीमा रही, यह पूरा बंगाल समेत यहां तक पूरा देखने को मिलता है। एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपनी पराकाष्ठा पर था। और एक दूसरा प्रश्न भी निकल करके आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसके समय काल में दिल्ली सल्तनत के पतन की शुरुआत हो गई। तो भाई, एमबीटी के शासनकाल में, एमबीटी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक प्रसार एक तरफ देखने को मिलता है, सर्वाधिक प्रसार, और लगे हाथ एक और तथ्य, पतन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। पतन की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है एमबीटी के समय काल में ही। अब चूंकि एमबीटी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत सुदूर दक्षिण तक अपने राज्य साम्राज्य की सीमा को प्रसार कर चुका था, ऐसे में अब इन क्षेत्रों का शासन प्रशासन संचालन के लिए, शासन संचालन के लिए अब कुछ अधिकारी वर्ग की आवश्यकता है। नहीं, अधिकारी आवश्यकता है, अधिकारी वर्ग चाहिए। एमबीटी का शासनकाल है, एमबीटी के शासनकाल में आप होगा कि अंतिम रूप से मंगोलों के आक्रमण देखने को मिलते हैं। अर्थात जो मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अपने चरम पर था, अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद होते हुए एमबीटी के शासन काल तक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल तक मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं, और अंतिम मंगोल आक्रमण भी एमबीटी के शासन काल में हुआ। एमबीटी के बाद दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का आक्रमण नहीं हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति रही तो निश्चित रूप से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखना, दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र पूर्व में भी पश्चिम में भी विस्तार हो रहा है, इवन दक्षिण में भी विस्तार हो रहा है। अब ये जो एरिया है, ये आप जानते हैं विंध्य पर्वत वाला एरिया है। विंध्य में जो दिल्ली सल्तनत राज्य के अधिकारी सैन्य वर्ग है, वह तो इन बातों को संभालने में सक्षम है कि नॉर्थ की जो सीमा हमारी विस्तृत हुई है, उसे हम लोग बढ़िया तरीके से सुसज्जित रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। दक्षिण में लगातार विस्तार हो रहा है और प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत इनको ग्रैप्स किया जा रहा है। ऐसे में एमबीटी ने यह बुद्धि लगाया कि क्यों ना कुछ विदेशी अमीर वर्ग को, कुछ विदेशियों को यहां पे नियुक्त कर लिया जाए, आयातित कर लिया जाए। ऐसे में जो यह ईरान का क्षेत्र है, ईरान, ये ईरान हो गया, ये वाला एरिया अफगानिस्तान हो गया, और ये वाला एरिया जो है वर्तमान पाकिस्तान का हो गया। ईरानी मूल के कुछ लोगों को दिल्ली सल्तनत में बुलाया जाता है, ईरानी मूल के कुछ लोगों को दिल्ली सल्तनत में आमंत्रित किया जाता है। आते हैं लोग एमबीटी के शासनकाल में, और एक नए वर्ग के रूप में इन विदेशी अमीरों की नियुक्ति दक्कन में की जाती है। अब प्रश्न यह बनता है, आपके दिमाग में होना चाहिए, इनको हटाते हैं, अब आपके दिमाग में यह प्रश्न होना चाहिए कि यह जो हसन है, ये हसन है कौन? तो भाई, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्कन को सुरक्षित रखने के लिए या दक्कन को नियंत्रित करने हेतु एक अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की जाती है, जिसे अमीरान ए सादाह के नाम से जाना जाता है। अमीरान ए सादाह के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे, ये अमीरान ए सादाह
में जो लोग हैं वह विदेशी अमीर हैं, और विदेशी अमीर में कहां से इनका